RKB स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल RKB कैंफी वीडियोस में। परमाणु संरचना चैप्टर के अंत की ओर हम लगातार बढ़ते जा रहे हैं और आप लोगों को कई नियमों के बारे में हमने जानकारी दी है, जिनमें आपके अहबाउ नियम और हुंड के नियम सबसे अंत में और मुख्य तौर पर आपको बताए गए थे, क्योंकि जो क्वांटम संख्याएं हैं उनका प्रयोग हम इन नियमों के द्वारा ही कर सकते हैं, उनकी गणना इन नियमों के द्वारा ही की जा सकती है। अच्छा, अब इसके बाद जो अहबाउ का नियम आपको बताया गया था, अगर आपकी याद हो तो उसमें बताया क्या गया था? अगर आपकी याद हो तो पहले कमेंट बॉक्स में लिख देना, अदरवाइज अब मैं भी बता रहा हूं। अहबाउ नियम में अलग अलग कक्षाओं में उपस्थित उपकोष यानी SPDF आदि की ऊर्जाओं का जो क्रम है वो अहबाउ नियम के द्वारा बताया गया है। एक बार मैं उसको दोबारा से याद दिला रहा हूँ। अहबाउ नियम के अनुसार आपका सबसे कम ऊर्जा का उपकोष होता है 1s, फिर होता है आपका 2s, फिर होता है 2p, फिर होता है 3s, उसके बाद 3p, फिर आपका 4s और उसके बाद 3d। इस प्रकार से हम अहबाउ नियम के अनुसार विभिन्न उपकोषों को उनकी बढ़ती हुई ऊर्जा के क्रम में रख सकते हैं, लेकिन इन नियमों के अनुसार इन उपकोषों का जो क्रम है हम एक नए तरीके के अनुसार और रख सकते हैं, जिसको कहा जाता है क्लेचोवस्कीज रूल, क्लेचोवस्की का नियम, या इसको बोहरबरी नियम भी कहा जाता है। ये भी बोहरबरी नियम के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। वैसे जो अहबाउ नियम है वो भी आपका बोहर ने ही दिया था, आपको बता दिया था जब हमने अहबाउ नियम पढ़ाया था। ये जो क्लेचोवस्की का नियम है इसका एक नाम और होता है N+L रूल। तो आखिर ये N+L रूल है क्या, इसको देखते हैं। N आपका है मुख्य क्वांटम संख्या, L होती है आपकी द्विगंशी क्वांटम संख्या। तो अगर हम किसी इलेक्ट्रॉन के लिए N और L का मान निकाल लें और उसको जोड़ लें या उपकोष के लिए लेकर चल सकते हैं, तो हम बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन किस उपकोष में प्रवेश करेगा। तो इस N+L रूल के हम दो बिंदु तैयार कर सकते हैं, दो बिंदुओं के रूप में इसका अध्ययन कर सकते हैं। उसमें पहला बिंदु क्या है, वह उपकोष, ये सभी उपकोष हैं आपके, वह उपकोष जिसके लिए N+L का मान कम होता है, मान न्यूनतम होता है, इलेक्ट्रॉन उसी उपकोष में पहले प्रवेश करेगा, या कह सकते हैं उसी उपकोष की ऊर्जा कम होगी। क्योंकि देखिए N, जब आपको क्वांटम संख्या बताई थी, मुख्य क्वांटम संख्या के बारे में आपको बताया गया था कि N किसी भी कक्षा की ऊर्जा की जानकारी प्रदान करता है 1, 2, 3, 4 आदि के क्रम में, जबकि जो L द्विगंशी क्वांटम संख्या होती है वो उपकोष की ऊर्जा के बारे में जानकारी प्रदान करती है, और उपकोष की ऊर्जा का क्रम होता है SPDF, बढ़ते हुए क्रम में ये क्रम होता है। तो आइए इसको हम एक उदाहरण के द्वारा भी देख लेते हैं, क्या ये हमारा नियम सही है। नियम क्या था, एक बार दोबारा से बता रहा हूं कि जिस उपकोष के लिए N+L का मान कम होता है, न्यूनतम होता है, उसी उपकोष में इलेक्ट्रॉन पहले प्रवेश करता है। जैसे कि अगर हम ले लें 2p और ले लें हम 3p, इसको हमने ले लिया, तो यहां देखिए इसके लिए n का मान 2, इस कक्षा के लिए n का मान आपका है 3। अगर हम यहाँ L के लिए वैल्यू निकालें तो p की वैल्यू आपकी होती है 1, p की वैल्यू आपकी L का मान होता है 1। अब N+L दोनों के लिए निकाल लीजिए। यहां पर अगर हम N+L निकालते हैं तो उसकी वैल्यू है 3 और इसकी वैल्यू कितनी हो गई 4। तो चूंकि यहाँ N+L की वैल्यू 3 4 से कम है, इस कारण 2p की ऊर्जा 3p से कम होगी और इलेक्ट्रॉन 2p में पहले प्रवेश करेगा, 3p से पहले। देख लीजिए 2p यहाँ है, 3p यहाँ है, तो 3p से पहले आपका 2p आएगा। अब अगर हम यहाँ इनको लेकर चलें, 4s और 3d को लेकर चलें, 4s और 3d इनके लिए लेकर चलते हैं। n का मान आपका 4, l का मान आपका 0, तो n+l कितना हो गया 4। 4s के लिए n+l का मान हो गया 4।
3D के लिए देख लीजिए, 3D के लिए n का मान 3 और l का मान 2, तो टोटल कितना हो गया n प्लस l 5। तो इनके लिए अगर देखा जाए तो 4s की ऊर्जा 3D से कम हो जाएगी, क्योंकि n प्लस l का मान 4s का कम होता है 3D के मुकाबले में। तो इसीलिए 4s में इलेक्ट्रॉन 3D से पहले प्रवेश करता है। तो इस आधार पर एक बिंदु जो हमने लिया है, इसके अनुसार हम ये निर्धारण कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन पहले किस उपकोष में जाएगा या किस उपकोष की ऊर्जा कम होती है। इसी प्रकार से अगर हम दूसरा बिंदु इस n प्लस l नियम के लिए देखते हैं, तो उसमें कहा जाता है कि यदि दो उपकोषों के लिए n प्लस l का मान समान है, n प्लस l का मान कैसा है, समान है, तो फिर इलेक्ट्रॉन उस उपकोष में पहले जाएगा जिसके लिए n का मान कम होता है। अगर n प्लस l का मान समान है तो फिर उस उपकोष में इलेक्ट्रॉन जाएगा जिसमें n का मान कम होता है। जैसे हम लेकर चले 2p और 3s, इन दोनों को ले लें, तो इसके लिए n का मान होगा आपका 2p के लिए 2 और l का मान हो जाएगा 1, तो टोटल n प्लस l कितना हो जाएगा 3। यहाँ पर n का मान हम देखते हैं तो 3 और l का मान हो जाएगा 0, तो यहाँ भी टोटल कितना है 3 है। तो यहाँ पर अब ये देखिए दोनों के लिए n प्लस l का मान समान है, लेकिन n का मान यहाँ 2 यहाँ 3 है, तो कम ऊर्जा किसकी है, 2p की है, 3s की ज्यादा है, यानी इलेक्ट्रॉन पहले 2p में प्रवेश करेगा। तो आप न केवल अफबाउ नियम के अनुसार बल्कि इस प्लेचोवस्की या n प्लस l या बोर-बरी नियम, इसके अनुसार भी आप विभिन्न उपकोषों की ऊर्जाओं के क्रम को निर्धारित कर सकते हैं। और अगर आपको इसमें अभी भी कोई समस्या है तो एक दो उदाहरण आप स्वयं करके देखें, अगर उसमें समस्या आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। अब मैंने आपको पीछे एक क्वेश्चन दिया था कि कक्ष और कक्षा, इन दोनों में क्या अंतर है, कक्ष और कक्षा इन दोनों में क्या अंतर है। आपको इसका उत्तर मिला हो या न मिला हो, इसके साथ साथ हम बता देंगे उत्तर को, लेकिन इसी के साथ साथ हम एक दूसरा क्वेश्चन और आपको देकर देखते हैं, L और L इनमें क्या अंतर है। अब आप अंतर सीधे से देखकर बता सकते हैं कि एक स्मॉल l है, एक कैपिटल L है, तो इनमें अंतर क्या है, इसके माने तो लोयन हो जाएगा, L फॉर लोयन, और इसके माने L फॉर लीची, एक फल है एक जानवर है, तो कुछ भी बता सकते हैं। लेकिन इनमें अगर हम केमिस्ट्री के अनुसार देखें तो इनमें भी अंतर होता है। यहाँ आप L पढ़ रहे हो, इसके स्थान पर हम L नहीं लिख सकते। इनमें जो अंतर है कुछ उसी प्रकार से हम इन कक्ष और कक्षा में भी अंतर बता सकते हैं। तो स्मॉल l और कैपिटल L, ये कैपिटल L आपकी कक्षा को प्रदर्शित करती है, KLMN, इसको हम ऑर्बिट कहते हैं, ऑर्बिट कक्षा। और यहाँ पर ये कक्ष का मतलब आपके कक्षक से है, जिसको हम इंग्लिश में ऑर्बिटल्स कहते हैं, ऑर्बिटल्स यानी SPDF, ये आपका SPD और F, और P के लिए जो द्विगंशी क्वांटम संख्या होती है वो स्मॉल l से रिप्रेजेंट की जाती है, और दूसरा होता है आपका KLMN, जो आपकी कैपिटल L है वो आपकी एक ऑर्बिट यानी कक्षा होती है। तो इस आधार पर हम स्मॉल l और कैपिटल L में तो अंतर बता सकते हैं। कक्षक और कक्षा में भी अगर हम अंतर देखें तो इसमें अनेक प्रकार के अंतर लिए जा सकते हैं। जैसे सबसे पहले अगर देखा जाए तो कक्षा, बोहर ने इसकी खोज की थी, कक्षक उपकोष सोमरफील्ड ने इसकी खोज की थी। कक्षा नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार भाग, वृत्ताकार स्थान जहां पर इलेक्ट्रॉन पाया जाता है उसे कक्षा कहते हैं। और ये नाभिक के चारों ओर का वह स्थान जहां इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है वो कक्षक कहलाता है, उपकोष कहलाता है। एक तीसरा अंतर और हम इनमें लेकर चल सकते हैं, कक्षा जो होती है ऑर्बिट वो सदैव वृत्ताकार होती है, वृत्ताकार, जबकि जो कक्षक हैं वो गोलाकार, डंबलाकार, द्विडंबलाकार आदि प्रकार के हो सकते हैं। एक अंतर और ले सकते हैं कि ये जो कक्षाएं होती हैं आपकी, इनमें कोई दिशात्मक गुण नहीं होता, लेकिन P आपका x अक्ष के रेस्पेक्ट में होता है, y अक्ष के रेस्पेक्ट में, z अक्ष के रेस्पेक्ट में, यानी इनमें डायरेक्शनल जो आपका अरेंजमेंट होता है वो कक्षकों में उपस्थित होता है।
एक और हम इसके लिए ले सकते हैं, जब बोहर ने अपना नियम दिया था उस समय तक, बोहर के मॉडल के समय, जो आपका अनिश्चितता सिद्धांत था वो नहीं दिया गया था। यानी बोहर के अनुसार हम इलेक्ट्रॉन को बता सकते हैं कि वो किसी कक्षा में कहाँ है। इस प्रकार से हम मॉडल प्रदर्शित करते थे ना परमाणु आरेख के रूप में। तो हाइजेनबर्ग का जो अनिश्चितता सिद्धांत था, ये कक्षाएं उसका पालन नहीं करती, अर्थात कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की स्थिति और उसके वेग दोनों को निश्चितता के साथ मापा जा सकता है। लेकिन कक्षकों में आधुनिक मॉडल के अनुसार जब कक्षक दिए गए थे उसमें हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत का पालन होता है, यानी इलेक्ट्रॉन के वेग और स्थिति को निश्चित नहीं किया जा सकता। इस प्रकार से इन कक्षा और कक्षकों के अंतर को आप अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। अगर एक बार में आपकी समझ में नहीं आया तो दोबारा से वीडियो देखिए और साथ के साथ इसको नोट करते हुए चलिए, क्योंकि हम तो केवल आपको समझा रहे हैं, ये आवश्यक नहीं है कि आप साथ के साथ समझ जाओ। थोड़ा सा लिख लीजिए, उसके बाद जैसे ही आपको समय मिले एक रीडिंग लगा दीजिए। अगर फिर भी कोई समस्या आती है तो फिर वीडियो देखिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि ये टॉपिक अभी तक हमारा क्लियर नहीं हुआ, हो सकता है हम उसके संबंध में 1-2 एग्जाम्पल और दे दें, आपको कुछ और प्रस्तुत कर सकते हैं। अपना व्हाट्सएप नंबर लिख दीजिए, हम उस पर जवाब देंगे। जब रिप्लाई करेंगे हाय हेलो का तो आप उस पर बता सकते हैं, हम आपको आरकेवी कैंप वीडियो लिखकर भेज देंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि हम कौन है। आप अपने क्वेश्चंस को हमारे फिर व्हाट्सएप के साथ जोड़ सकते हैं, उनसे आप लोग कंसल्ट कर सकते हैं हमसे। तो इस प्रकार से अनेक मेथड हैं, लेकिन अगर आप पढ़ेंगे तभी आप कुछ सीखेंगे, तभी आपको कुछ प्रॉब्लम आएगी। अगर आप पढ़ेंगे ही नहीं तो आपको प्रॉब्लम भी नहीं आएगी, ये मेरा पक्का वादा है। अगर पढ़ेंगे तो प्रॉब्लम भी जरूर क्रिएट होगी। तो उन प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमें अब यहाँ पर हमने इस चैप्टर में लगभग आपको संपूर्ण चैप्टर करा दिया। बस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर एक टॉपिक और रह गया। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर जो विभिन्न प्रकार के तत्व हैं, आवर्त सारणी आपका नेक्स्ट चैप्टर है, उसको प्रस्तुत करेंगे। लेकिन उससे पहले इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर हम तत्वों को अनेक प्रकार से बांट सकते हैं, उनका वर्गीकरण किस प्रकार से किया जा सकता है, इसके लिए तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो प्रस्तुत करेंगे। लेकिन आज की वीडियो में हमने आपको जो N+L रूल बताया, इस रूल को आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। विशेष प्रकार के अंतर, L और L में अंतर, कक्षक और कक्षा में अंतर, ऐसी हमने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बताई थी, विद्युत चुंबकीय तरंगे उनमें, और प्रकाश तरंगे उन दोनों में अंतर। तो अनेक प्रकार के अंतर भी आप इस चैप्टर में ढूंढ सकते हैं, चैप्टर के द्वारा क्लियर कर सकते हैं। तो ठीक है, बार बार हमें कहने की आवश्यकता नहीं है कि आप ऐसा कीजिए वैसा कीजिए, आपके मन में जैसा आए वैसा पढ़िए, जैसी इच्छा हो उस प्रकार से पढ़िए, लेकिन पढ़िए जरूर। तो हम आपको फिर से कहना चाहेंगे कि आज की वीडियो के लिए आपका बोल दीजिए आप भी धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स करें और दोस्तों को भी शेयर करें।